मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये खबर सामने आ रही है, उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पर भी पहुंचे हैं पुष्कर धामी। सीएम ने स्मृति द्वार का भी लोकार्पण किया है। ये एक अहम खबर। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता हैं, इस खबर पर हमें ज्यादा अपडेट देंगे। कैलाश, शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। इस द्वार को लेकर क्या आपके पास पूरी खबर है और इसके अलावा क्या क्या आज सीएम का कार्यक्रम होगा उधम सिंह नगर में? देखिए शमशेर, आपको बता दूं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, वो शहीद स्मारक खटीमा में शहीद स्मारक पर गए और शहीद स्मारक में उन्होंने जो है शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और अन्य कई जो विभिन्न जो वहां पर जो विकास कार्य थे उनका शिलान्यास भी किया है। और उसके बाद अभी कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री जो है वहां से जो है खटीमा नानक मत्ता के लिए रवाना होने वाले हैं। नानक मत्ता जाने के बाद जो है फिर जो इवनिंग का उनका प्रोग्राम है वो फिर खटीमा के लिए रहेगा। वहां पर जो है फिर शहीदों को जो है खटीमा में जो शहीद पार्क है वहां पर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। फिर वहां से मुख्यमंत्री जो है 3:30 पर जो है खटीमा के जो है एक गेस्ट हाउस में जाएंगे। 5 से 7 बजे तक जो है मुख्यमंत्री जो है वहाँ के जो विभिन्न प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साइकिल रैली को भी हरी झंडी दिखाई है सीएम ने। बिल्कुल शमशेर, वहाँ पर लोगों का मुख्यमंत्री के स्वागत में जमावड़ा लगा हुआ है। जगह जगह पर मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। साइकिल रैली निकाली गई, उसको हरी झंडी दिखाई गई और मुख्यमंत्री रास्ते भर जो है जहाँ जहाँ उनके दीदार के लिए लोग खड़े हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। शमशेर जी, बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी जानकारी के लिए। तो जगह जगह पर कार्यक्रम है जहां पर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जा रहा है और सीएम ने स्मृति द्वार का लोकार्पण भी किया है। वो इसके साथ साथ उधम सिंह नगर के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भी कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे और उनके स्वागत को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि नव नियुक्त मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और वो दौरा कर रहे हैं अलग अलग जगहों का। वहां पर उनके स्वागत समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से ही गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, जिसके चलते अब वो राहुल गांधी से भी मिले हैं। जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी आलाकमान का उन्होंने आभार जताया है। तो गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी मुलाकात है। जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी आलाकमान पर उन्होंने आभार जताया, मुलाकात की है राहुल गांधी से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के कांग्रेस की कमान उनके कंधों पर है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से वो अपनी पार्टी को आगे लेकर जाते हैं और क्या क्या नियुक्तियां अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी का आभार जताया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो मिलने पहुंचे हैं राहुल गांधी से। कैलाश जोशी मेरे साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कैलाश जोशी, लगातार हम कयास लगाए जा रहे थे पहले कि जो नव नियुक्त जो है प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको जो कमान दी गई है उसके बाद वो राहुल गांधी से मिले, लेकिन पहले ये जरूर तय हो गया था कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बदली जा सकती है। अब राहुल गांधी से मुलाकात हुई है गोदियाल की, किस नजर से इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए? देखिए शमशेर, आपको बता दूं कि काफी उठापटक के बाद कांग्रेस में जो है प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व पंजाब की तर्ज पर 4 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जी। अब उसके बाद जो है गणेश गोदियाल का जब नाम फाइनल हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टी हाईकमान से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन जो कल देर शाम गणेश गोदियाल ने नियुक्ति मिलने के बाद जो है राहुल गांधी से एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते औपचारिक मुलाकात की है। हमसे इस मुलाकात के क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? राजनीति के गलियारों में इस मुलाकात की चर्चाएं क्या हैं? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है कैलाश? देखिए शमशेर, इस मुलाकात के कोई मायने नहीं है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त होता है तो उसके बाद हाईकमान, पॉलिटिकल पार्टियों में हाईकमान के
के पास मुलाकात के लिए जाया जाता है, उसी तरीके से गणेश गोदियाल भी एक औपचारिक मुलाकात के लिए प्रदेश गए हैं। संगठन को मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए, कैलाश, प्रदेश संगठन को मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चाओं का जो है वो कुछ ऐसा हमें कुछ इसकी जानकारी मिली? क्योंकि महत्वपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं गोदियाल, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी करना, संगठन को मजबूत करना। तो ऐसे कुछ चीजें उनके सामने चर्चा का विषय हो सकते हैं। बिल्कुल शमशेर, क्योंकि नवनियुक्त अध्यक्ष है, पहली बार जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का उनको पद मिला है। जाहिर सी बात है कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव की रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरीके से संगठन से काम कराया जाएगा, उस पर विचार विमर्श भी हुआ होगा। लेकिन अगर मुलाकात की बात करें तो ये गणेश गोदियाल की एक औपचारिक मुलाकात थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है जो मुलाकातों का दौर अब आगे बढ़ेगा, हाँ। उसमें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चर्चाएं होंगी। इस तरीके से संगठन के साथ तालमेल बनाकर आगे चला जाए और कैसे 2022 का जो चुनाव है उसको लड़ा जाए, इस पर चुनावी चर्चाएं भी। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार की चर्चाएं जरूर होती हैं, औपचारिक मुलाकात बेशक रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की बातों का होना लाजमी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गणेश गोदियाल के ऊपर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। अब उसको लेकर गणेश गोदियाल की तरफ से क्या कुछ बातें राहुल गांधी के साथ हुई हैं, उसको लेकर पता चलेगा जब वो मैदान में उतरेंगे संगठन को लेकर। बहुत शुक्रिया इसको लेकर। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर रुड़की से आ रही, उसका रुख करेंगे। रुड़की से बड़ी खबर, नगर निगम सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी। शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। तो रुड़की से बड़ी खबर, नगर निगम सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे 11 सूत्रीय हैं जिनको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। यह तस्वीर आप देखिए जहां पर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन के चलते जो शहर की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। रुड़की में सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते शहजाद राजपूत हमारे संवाददाता रुड़की से इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शहजाद, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरा अपडेट आपसे चाहेंगे इसको लेकर। जी शमशेर, मैं आपको बता दूं, पिछले लगातार 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों का 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी 6 दिनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज उनको जहां जगह जगह रुड़की में कूड़े के ढेर लगे देख के मेयर गौरव गोयल उनको मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो मेयर गोयल के सामने ही भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके देख के मेयर को वहां से मायूस लौटना पड़ा। शहजाद, बड़ी 11 सूत्रीय मांगों में खास बातें क्या है? वेतन वृद्धि है, पक्का करने की मांग है, क्या कुछ है इसको लेकर है? जी, 11 सूत्रों में जो मांग है उनकी एक तो मांग ये है कि वो ठेका पड़ता खत्म कर दी जाए, जो यहाँ पे ठेका पड़ता के द्वारा उनको रखा जाता है और बुजुर्ग अवस्था में उनको हटा जाता है। फिर वो बुजुर्ग अवस्था में कहाँ जाएंगे? जवान अवस्था में तो काम करा लेते हैं नगर निगम, लेकिन बुजुर्ग अवस्था में कहाँ जाएंगे? और दूसरी मांग उनकी है कि जो 8,000 जो सैलरी है, वेतन है उनका, वो यूपी सरकार की बराबर मिलना चाहिए। जी, ये अहम मांगे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो रुड़की में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, महत्वपूर्ण मांगे ये हैं कि ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ठेका प्रथा के साथ जो हमारी तनख्वाहें उनको बढ़ाया जाए, और उसी के चलते प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। शहजाद राजपूत हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। वहीं बढ़ते आगे, टिहरी में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। मंडल प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई गांवों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में विधायक धन सिंह नेगी ने भी शिरकत की और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना, 1 रैंक 1 पेंशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, कुटीर ज्योति योजनाएं बीजेपी सरकार की देन हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बीजेपी की ओर से किए गए कामों की उपलब्धियां गिनवाएगा। देश की मिट्टी की चिंता करते हैं, देश के किसान की चिंता करते हैं, देश की महिलाओं की चिंता करते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं, देश की स्वास्थ्य की चिंता करते हैं।
इसलिए करते हैं कि हम वैचारिक रूप से ये भारतवर्ष मजबूत रहे। ये तभी मजबूत रहेगा जब हम इतने जो हमारे अवयव हैं उन सब की हम चिंता करेंगे, उनको यशस्वी बनाने का काम करेंगे। पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पहाड़ों की रानी मसूरी पर भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है। भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें ना तो शासन प्रशासन की कोई परवाह है और लगातार अवैध कब्जों का सिलसिला जारी है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने भी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इसमें जो है बहुत लंबे समय से हम इसमें प्रयास कर रहे थे कि ये जो एक आरक्षित वन क्षेत्र है, नगर पालिका की सरकारी संपत्ति है, इसमें जो है बिना जान पहचान के, बिना उसके कोई उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, जो भी बाहर से आ रहा है वहाँ कब्जे कर रहे हैं। इसमें क्या पता रोहिंग्या हैं या बाहर के कौन हैं, जो कि कई बांग्लादेशी भी हैं, कई वो भी हैं, कुछ नेपाली हैं, कुछ बिहारी हैं। ये आके कब्जा कर देते हैं और ये सरकार के अपनी तरफ से या कर्मचारी अपनी तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार इसमें आगे नगर पालिका से लेके आपके एसडीएम प्रशासन, लोकल प्रशासन से लेकर डीएम तक भी मैं इसमें गया हूँ, कमिश्नर के यहाँ भी डाला था, तो एसआईटी में भी दिया था। तो इन्होंने भी एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें कि ये था कि इनको हटाया जाए, ये सरकारी भूमि में कब्जेदारी हैं, पर इसमें कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं है। विगत काफ़ी वर्षों से देखने में आ रहा है कि 12 कैंची जो रोड है इसमें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों ने काफ़ी कब्जा कर लिया है ज़मीनों पे, अवैध बस्ती बसा दी है वहाँ पे, और काफ़ी समय से वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ चल रही हैं, जिससे तंग आकर काफ़ी मोहल्ले, आसपास के मोहल्ले वालों ने भी कंप्लेंट करी है डीएम एसडीएम को, लोकल प्रशासन को, लेकिन कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि वहाँ पे सबको पता है, शासन को भी पता है कि वहाँ पे अवैध नशाखोरी होती है और वहाँ पे शराब की सप्लाई होती है, इवन वहाँ पे मर्डर भी हो चुके हैं कई बार, लेकिन शासन प्रशासन इसमें सोया हुआ है। देखिए, हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले किसी ने वहाँ पर अतिक्रमण वहाँ पर बढ़ा है कोविड के टाइम पर। हमारी नॉलेज में अच्छी तरह है कि वहाँ पर, क्योंकि वो बस्ती आज से नहीं कई वर्षों पुरानी है और पालिका द्वारा उनके चालान भी काटे गए हैं, एसडीएम कोर्ट में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि जो भी अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा है उसको रोका जाए, उसको आगे ना बढ़ना जाए। और इसको देखते हुए मैंने अभी अधिशासी अधिकारी को आदेशित कर रहा हूँ, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया है, मैं तुरंत अभी आदेशित कर रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे नया निर्माण किया जा रहा है उसको रोका जाए। मसूरी से हमारे संवाददाता शुभम इस खबर पर हमें ताजा अपडेट देंगे। शुभम, हम देख पा रहे थे कि अधिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यहां पर अवैध कब्जाधारी लोग आ गए हैं, हमारे संज्ञान में मामला आ गया है, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बड़ी बात है, पहाड़ों की रानी के ऊपर अवैध कब्जाधारियों का इस तरह से आना वाकई में बहुत चिंताजनक है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मसूरी एक पर्यटक नगरी है, मसूरी पहाड़ों की रानी है, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहालों में जो आए गति वाले सालों में लगातार जो है अवैध कब्जाधारियों ने लगातार जो है मसूरी में अपना कब्जा करा है। मैं बात करूं 12 कैंची की, जिस जगह के अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, तो 12 कैंची में लगा कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं जो बांग्लादेश से, नेपाल से, बिहार से यहाँ आके जो बस चुके हैं और अवैध तरीके से रह रहे हैं। कहीं ना कहीं लोकल जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ से परेशान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गलत गतिविधियां देखी गई है। वहाँ पे शराब की सप्लाई, जिसने अभी आपने सुना बाइट में कि शराब की सप्लाई तक वहाँ हो रही है, वहाँ पे कई बार जो है गलत धंधे भी किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन अपना अभी तक मौन था। लेकिन शुभम, ये सब कितने समय से चल रहा है, कितना लंबा वक्त हो गया लोगों को यहाँ पर कब्जा किए हुए? ये समय भी जानना चाहेंगे आपसे, कौन कौन सी सरकारें आई चली गई? जी बिल्कुल, लगभग इसे कई साल हो चुके हैं, कई सरकारें आके यहाँ जा चुकी है, लेकिन कई बार कई नगर पालिका अध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन सभी ने यहाँ पे चुप्पी धारी थी। लेकिन लॉकडाउन से पहले यहाँ पर जो है कार्रवाई की बात हुई थी, यहाँ पर जो है अवैध अतिक्रमण को हटाने की बात हुई थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद जो है फिर से जो है ये पूरी चीज ठंडे बस्ते में बैठ गई थी। लेकिन अब खबर के माध्यम से फिर से उठाया गया और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये सब होता क्यों है, कौन लोग करते हैं? भू माफियाओं का यहाँ पर कोई सिक्का चलता है क्या? उनके संरक्षण में ऐसा होता है? अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी मिलीभगत होती है, या फिर राजनीतिक लिहाज से वोट बैंक एक बड़ा मसला बन गया जिसके चलते कोई इन पर हाथ नहीं डालना चाहता? शुभम,
जी बिल्कुल, बता दूं कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे है, जो अभी तक ये अवैध जो बचे हैं और ये रह रहे हैं, और जिसके चलते यहाँ और भी लोग जो अवैध तरीके से रहने लग चुके हैं, और अब उस जगह को जो है बद से बदतर बनती जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जगह मसूरी के लिए बहुत घातक भी साबित हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम गैरोला इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है, और सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती है, वोट बैंक बड़ा कारण होता है, जिसके चलते इन जगहों पर अवैध कब्जाधारी अपना गढ़ बनाकर बैठ जाते हैं और बाद में इनको यहां से निकालना आसान नहीं होता। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिन। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा नहीं है। इसलिए हम दिखाते हैं देश के हर एक हिस्से से हर खबर का विश्लेषण। देखिए इंडिया कनेक्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद रुख करेंगे बड़ी खबर का। 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर उत्तराखंड से खबर आ रही है। 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज आएगा। दोपहर 3 बजे तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके नतीजे आएंगे। इंटरनल एग्जाम पर बेस होगा 10वीं का रिजल्ट। 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड के हिसाब से जो 12वीं का रिजल्ट बनेगा। कोरोना की वजह से परीक्षाओं को रद्द किया गया था, तो आज CISCE 10वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा। दोपहर 3 बजे तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके नतीजे देख सकते हैं। इंटरनल एग्जाम पर 10वीं का रिजल्ट जो बेस्ड होगा, और 11वीं 12वीं के प्री बोर्ड के हिसाब से जो है वो 12वीं का परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। वह देश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला मसूरी से सामने आया है, जहां नाबालिग से पिछले 5 महीनों से उसका पड़ोसी शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है और न्याय की मांग की है, जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है। सर, किस प्रकार का मामला है आज की लड़की के साथ शोषण की बात है? देखिए, एक तहरीर कल हमारे पास थाना मसूरी पर, कोतवाली मसूरी पर आई थी। इसमें पिता द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ उनका जो पड़ोसी है वह छेड़खानी करता है तथा शारीरिक शोषण का मामला उन्होंने वहाँ पर उठाया था उस तहरीर में, और थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि मेंटल टॉर्चर करता है। तो इस संबंध में तुरंत ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और 354 कौ में और पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इसमें जो अभियुक्त है उसको मसूरी में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय पेश किया। वह थराली में बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह की ओर से विकास कार्यों को लेकर दिए गए बयान पर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है।
इसी सिलसिले में विधायक मुन्नी देवी शाह ने अपने बयान पर खींच जताते हुए कहा कि वो अपने बयान में कहना चाहती थी कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट से थराली विधानसभा में 1100 किलोमीटर सड़कें अब तक बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन उनके मुंह से 1100 की बजाय 11,000 निकल गया, जिसके लिए वो अपनी भूल सुधार कर रही हैं। लेकिन उस रोड का वो 1100 की जगह मेरे मुंह से 11,000 निकला और मैं किसी जनता को गुमराह नहीं कर रही हूँ और मैं अपना स्पष्टीकरण इस कागज़ के साथ दे रही हूँ कि हमने 226 किलोमीटर रोडें अपनी विधानसभा में कटी है। विपक्ष जो कह रहा है, जीतराम जी जो कह रहे हैं, वो ये बोले ना उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। वह उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल ने वहां की जनता से सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली दिए जाने के लिए गारंटी कार्ड पंजीकरण अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन 700 लोगों ने पंजीकरण कराया। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुष्पा चौहान ने कहा कि उत्तराखंड बिजली उत्पादक राज्य है, मुफ्त बिजली यहां के नागरिकों का अधिकार है। जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा जो आम आदमी पार्टी के माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून में की थी, उस बात को, उस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक तो ये अभियान पूरे जन अभियान के रूप में आरंभ किया गया है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तरकाशी के अंदर आज तीनों विधानसभाओं के अंदर इस कार्यक्रम की यहाँ से एक शुरुआत की गई है और जिसका पूरा मकसद ये है कि एक तो इसका पूरा डाटा कलेक्शन हो, होमवर्क पूरा हो कि आखिर कितनी खपत बिजली की है, कितना कंजप्शन है। दूसरा, गांव के अंदर जो लोगों के जो कितने बिल अनुमानित आते हैं, कितनी खपत उनकी होती है। और इस बात को जो पार्टी के जो मुख्य जो ये बिंदु है, इसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक एक आम आदमी तक इस बात को पहुंचाने के लिए ये एक पंजीकरण अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। वह उत्तराखंड में किसानों के चेहरे पर आजकल मुस्कान नजर आ रही है। पिछले 2 सालों में सेब बागवानी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड में इटली, फ्रांस, नीदरलैंड के सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक उत्तराखंड में करीब 400 बगीचे तैयार हो चुके हैं। नैनीताल के सुधीर चड्ढा इंडो डच ने पहाड़ी जिलों को रोजगार और किसानों को मजबूत करने के मकसद के लिए इसकी शुरुआत की है। इन्होंने पिछले साल जो फल लिया था, मैं इनकी कई जगह इनके वीडियोस हैं कि इन्होंने पहले साल में ही 2,500 किलो फल ले लिया था अपने थोड़े से ये 5 नाली में से। लेकिन इस साल इनका फल जो है वो 3,000 किलो के लगभग मुझको दिखाई दे रहा है। और ख़ासियत ये है कि इनके फल का साइज़ बढ़ गया। आप देखिए, किंग रॉड का साइज़ इतना बड़ा नॉर्मली होता नहीं है। वह उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ मेले पर रोक लगा दी है। कांवड़ मेले को लेकर लक्सर की मंगलोर पुलिस अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के लिए यह भी चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से कांवड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए। और इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलोर में एसओपी के साथ पुलिस प्रशासन ने बैठक की है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही एसपीओ भी तैनात किए जाएंगे। कोई कांवड़िया उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा ये इस वर्ष कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कांवड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता की व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कांवड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपीओ की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपीओ की मीटिंग ली। चलिए, फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।